जब हमने क्रॉनिक पेनी मॉडल पढ़ा था तो क्रॉनिक पेनी मॉडल में क्या माना गया था कि जो हमारा एरिया बैरियर स्ट्रेंथ है मींस VO इंटू बी, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी, फाइनाइट मानी। इसके पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करता है उस समय ये माना गया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। लेकिन क्रॉनिक पेनी मॉडल में क्या माना गया कि जो विड्थ हमारी बैरियर की है उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इस VO इंटू बी को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अगर हम माने कोई हमारा एक लैटिस है जिसमें नंबर ऑफ लैटिस हमारे कितने हैं, कैपिटल N है, और पीरियोडिसिटी कितनी थी, A प्लस बी, तो इसकी लेंथ ऑफ क्रिस्टल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्रिस्टल कितना हो जाएगा, हमने बताया था कि जितने हमारे लैटिस होते हैं, मान लीजिए हमारे कितने लैटिस है, N, A प्लस बी प्लस A प्लस बी प्लस A प्लस बी कितने टाइम्स जाएगा, N टाइम्स जाएगा। तो लेंथ ऑफ क्रिस्टल कितना हो जाएगा, N A प्लस बी हो जाएगा। तो हमने माना वन डायमेंशनल कोई क्रिस्टल है जिसमें नंबर ऑफ लैटिस हमारे कितने हैं, कैपिटल N है, और जो हमारा बैरियर बन रहा है उसकी विड्थ कितनी है, B है, तो लेंथ ऑफ क्रिस्टल हमारी कितनी हो जाएगी, N A प्लस बी हो जाएगी। अब अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल बैंड्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हम क्या मानते हैं कि देखिए जो हमारा वेव फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू ब्लॉच इक्वेशन, जो वेव फंक्शन अगर x डिस्टेंस पर है तो वही फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस l डिस्टेंस पर हो जाएगा, जहां पर हमारा क्या है, लेंथ ऑफ क्रिस्टल है। तो ब्लॉच ने क्या बताया था, जो हमारा वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो भी क्या होता है, पीरियोडिक नेचर का होता है, और उसकी पीरियोडिसिटी कितनी रहती है, जितनी हमारी लेंथ ऑफ क्रिस्टल की रहती है, ये यहाँ पर कितनी है, A प्लस बी है, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, L A प्लस बी, तो जितना हमारा x होगा उतना ही क्या हो जाएगा, x प्लस l हो जाएगा। अब अगर हम वेव फंक्शन को अकॉर्डिंग टू ब्लॉच इक्वेशन लिखें तो हमने ब्लॉच इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था phi x इक्वल टू हम क्या लिखते थे, E I K x और U K x। ब्लॉच ने क्या बताया कि जो वन डायमेंशनल लैटिस का जो वेव फंक्शन का सॉल्यूशन लिखते हैं वो क्या होता है, एक मॉड्यूलेटेड वेव फंक्शन और ई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव दोनों का प्रोडक्ट होता है, और साथ ही साथ जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव फंक्शन होता है इसकी पीरियोडिसिटी भी क्या रहती है, बिल्कुल इसके सेम रहती है। तो हमने psi x इक्वल टू क्या मान लिया, E I K x U K x। अब इसी बेस पर अगर हम psi x प्लस l लिखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर x होगा वहां पर हम क्या लिख देंगे, x प्लस l लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा E I K और यहां से हो जाएगा x प्लस इनटू क्या हो जाएगा, U K x प्लस। यहां तक सबको क्लियर है, बताइए। ब्लॉच इक्वेशन में जो हमारा मॉड्यूलेटिंग वेव फंक्शन होता था वो भी क्या होता है, सेम पीरियोडिक नेचर का रहता है, तो यूकेएक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूकेएक्स प्लस एल। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉच क्या हो जाएगा, जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव फंक्शन है यूकेएक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यूकेएक्स प्लस। अब जब हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए psi x इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, psi x प्लस, और यहां से psi x को हम लिखेंगे E I K x U K x इक्वल टू E I K x प्लस l, और यहां से हो जाएगा U K x प्लस, ये इतना हो जाएगा। ब्लॉच के अकॉर्डिंग यूकेएक्स और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I K x इक्वल टू I K x, और यहां से अगर इसको हम अलग अलग कर दें तो हमने क्या लिख दिया, I K x। ये देखिए यहां से हमने क्या मान लिया, E I K x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो I हमारा कॉमन हो जाएगा, K कॉमन हो जाएगा, x प्लस l हो जाएगा, और यहां से फिर I K x कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, E I K x। अब 1 जब हम लिखेंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, जब e की पावर में लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर I टू l पाई। यहां l की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 0 से लेकर कोई भी वैल्यू हो सकती है।
और यहां से क्या हो जाएगा ई आई। इतना सबको क्लियर है, बताइए। अब इसके बाद देखिए, जब हमारे आई ई दोनों है और आई भी है तो दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 2n पाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा के। और यहां से अगर हम लिखे n की वैल्यू तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा KL अपान। तो n हमारा क्या बताएगा, बैंड को बताएगा। और टोटल नंबर अगर आप बैंड हमें निकालने हैं, अगर फर्स्ट रीजन की बात करें, फर्स्ट रीजन हमारा कहां से होता है, -π/a से लेकर +π/a। जो बाउंड्री हमने क्रॉनिक पेनी मॉडल में मानी थी, ये देखिए यहां पर हमने -π/a लिया था रीजन, और यहां से π/a लिया था, और बीच में हमारा क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, जहां पर वैल्यू क्या हो रही थी, मैक्सिमम हो रही थी, k इक्वल टू -k0 और k इक्वल टू k0। तो जो रीजन हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, -π/a से लेकर π/a तक। तो d अगर इसी को हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा dm क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल बैंड्स, और यहां से हो जाएगा l अपान 2π, और ये हो जाएगा dk। अब टोटल नंबर ऑफ बैंड के लिए हम क्या करेंगे, इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, टोटल नंबर ऑफ बैंड्स, टोटल नंबर ऑफ बैंड अगर हम n माने तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dn। और यहां से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो k की रीजन हमारी कौन सी है, फर्स्ट बाउंड्री। तो k की हम क्या लेंगे वैल्यू, -π/a से लेकर +π/a तक, और ये हमारा हो जाएगा l अपान 2π, और ये हो जाएगा dk। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे l अपान 2π तो हमारा बाहर आ जाएगा, और यहां से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dk का हमारा k आ जाएगा, उस पर लिमिट लगाएंगे तो π/a और माइनस π/a, इस तरीके से आ जाएगा। और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा l अपान 2π, और यहां से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से l इक्वल टू हमारा हो जाएगा l हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल बैंड्स, और लेंथ हमारी l कितनी हो जाएगी, l इंटू a। और क्रॉनिक पेनी के हिसाब से कितनी लेंथ आप बताई थी, l इक्वल टू l a प्लस b। अगर इस इक्वेशन में हम b टेंड्स टू 0 कर दें, अगर हम b मान ले b बहुत कम हो रहा है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l इंटू स्मॉल। और यहां पर हमारे जो नंबर ऑफ पॉसिबल बैंड कितने हो रहे हैं, स्मॉल l इंटू a, और यहां पर हमारा क्या है, कैपिटल L इंटू a, और कैपिटल L हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस, मींस नंबर ऑफ यूनिट पर सेल। तो यहां से देखिए स्मॉल l इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल बैंड क्या हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हो जाएंगे, इक्वल टू n इक्वल टू कैपिटल N के, और कैपिटल N हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस, या जिसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ पॉसिबल बैंड कैलकुलेट करते हैं। सबको समझ में आ गया, बताइए। आज जो हमारा टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स है। ये क्रॉनिक पेनी मॉडल यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब हम नई थ्योरी की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। टॉपिक हमारा है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ। देखो यहाँ पे एक शब्द आया है, आप लोग बीएससी में जानते भी हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मान लीजिए कोई हमारा एटम है, एटम में क्या होगा हमारा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या कह सकते हो न्यूक्लियस होगा। इसके बाहर हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये तो होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस से, उस पे न्यूक्लियस के कारण अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे
हम जानते हैं कूलम्बियन फोर्स होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। न्यूक्लियस का चार्ज हम कैसे मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन का हमारा चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा, r की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब r की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। या हम कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा वो नाभिक के कारण क्या हो जाएगा, उतना स्लो बाउंड होगा, मतलब वो कम रूप से बंधा होगा। तो जो हमारा कम रूप से बंधा होगा उसको बाहर करने के लिए हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा वो हम उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और जो आसानी से रिमूव हो जाएगा वो लैटिस के अंदर या मेटल के अंदर हमारा कहीं भी मूव करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वो हमारा न्यूक्लियस द्वारा कम फोर्स से बना रहता है, जिसके कारण हम उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। यही इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर या लैटिस के अंदर फ्रीली मूव करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो हमारा परफेक्ट गैस से बिल्कुल मैच करता है। क्यों, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में माना गया था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आपस में इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण हम इनकी एनर्जी को टोटल क्या मानते हैं, काइनेटिक मानते हैं। और जैसा हम परफेक्ट गैस थ्योरी में भी मानते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है वो केवल काइनेटिक होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में माना गया था कि हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो मूव करने के कारण उनमें क्या होती है, केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन जब हम रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस में माना गया था कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में इंटरेक्शन भी होता है, जिसको हम वान डेर वाल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है उसको हम कैसे मान सकते हैं, जैसे हमारे परफेक्ट गैस मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं वैसे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल या लैटिस के अंदर बिहेव करते हैं। इसीलिए कभी कभी फ्री इलेक्ट्रॉन को हम इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। इनका एक नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गैस। फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस। और इनको इलेक्ट्रॉन गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है लैटिस के अंदर या मेटल के अंदर वो बिल्कुल सेम होता है परफेक्ट गैस मॉलिक्यूल की तरह। परफेक्ट गैस के कारण मींस पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या होती है, जीरो होती है। तो इस थ्योरी के आधार पर ये मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्कस किया गया। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या थी और ये क्यों थ्योरी आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसके लिए हम बताने जा रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है। जो हम मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है उनके बारे में बात करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कस की गई कि हमारे जो कंडक्टर होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये भी हमने क्या किया, फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर दिया। जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर हमारा टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर फिक्स रहे तो उस समय जो पोटेंशियल होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या V इज प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, दूसरी हमारी है कि मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी, साथ साथ हमारी थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी। जो प्रॉपर्टी है मेटल की, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, जितने भी हमारे मेटेलिक कंडक्टर हैं उनकी इलेक्ट्रिकल भी कंडक्टिविटी होगी, साथ साथ में थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी, दोनों कंडक्टिविटी होती, चालकता। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या थी मेटल्स की, तीसरी है कि अधिकतर जो मेटल्स होते हैं जिनके लिए अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो 1/P के प्रोपोर्शनल। रो हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल, और P हमारा क्या है, प्रेशर। ये हमारे ज्यादातर मेटल्स के लिए ये रूल फॉलो करती है, मोस्ट मेटल्स। कभी कभी शॉर्ट आंसर में पूछ दिया जाता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो
तो पहली वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटेलिक कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ। दूसरी क्या हो जाएगी, मोस्ट मेटल्स है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तीसरी हो जाएगी मोस्ट मेटल्स फॉलो रेसिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। जैसे जैसे पी का मान बढ़ाते जाएंगे रेसिस्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। चौथी जो प्रॉपर्टी थी, ये मैथमेटिशियन रूल था, एक मैथमेटिशियन MATHEISSN, कि किसी भी मेटल की जो हम रेसिस्टिविटी देते हैं रो इक्वल टू, हम इस रूल से दे सकते हैं, रो इक्वल टू रो नॉट प्लस रो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हम इस रूल से दे सकते हैं। यहां पर हमारा जो है रो जो है रेसिस्टिविटी मेटल की क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट टर्म के साथ में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैथमेटिशियन रूल के हिसाब से दी जा सकती है। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई, देखिए कि K अपान सिग्मा। K हमारा क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है और सिग्मा हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो मेटल्स के लिए थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम बोलते हैं वीडमैन-फ्रेंच लॉ। वीडमैन-फ्रेंच लॉ, ये वीडमैन-फ्रेंच लॉ क्या है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मेटल। तो ये हमारा कहलाता है वीडमैन-फ्रेंच लॉ। इसके साथ में और कौन सी प्रॉपर्टी है, जो कंडक्टिविटी मटेरियल्स की है वो मैग्नेटिक फील्ड के से भी वेरी करती है। अगली प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल आल्सो डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, और ये इफेक्ट हमारा कहलाता है मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट। मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट क्या होता है, वह इफेक्ट जिसमें हमारी कंडक्टिविटी मेटल की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट। इसके साथ में कुछ मेटल्स क्या होते हैं, जब हम टेम्परेचर को कूल करते हैं वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है सुपर कंडक्टिविटी। इसको हमने पढ़ा भी दिया था। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने बताई, ये सब मेटल में होती है। कभी कभी शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो इनको प्रॉपर्टीज को एक एक लाइन दो लाइन में लिखना होता है। कभी कभी एक नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर में हम पूछ लेते हैं वीडमैन-फ्रेंच लॉ क्या है, या व्हाट इज डिफाइंड मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट। तो इस तरीके से ये शॉर्ट आंसर में हम पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये भी आप लोग शायद बीएससी फाइनल में पढ़े होंगे। क्लियर है इतना? अब इसके बाद हमारा टॉपिक है, हम कोई क्यूबिक वेसल में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे किस हिसाब से वेरी करेंगे, क्या क्या एनर्जी की वैल्यू होगी, इसको देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्यूबिक वेसल। अगर हम कोई मेटल को हमने क्यूबिक वेसल में लिया और उसमें हम इलेक्ट्रॉन क्या माने, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं, क्यूबिक वेसल जिसकी लेंथ हमारी क्या है L, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स के आधारित पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो टोटल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, ओनली काइनेटिक हो जाएगी। और हम जानते हैं अगर हमारा कोई वन डायमेंशनल बॉक्स के केस में एग्जांपल की बात करें तो उस समय एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है h² k² / 8π²। ये हमारा फार्मूला होता है, E इक्वल टू h² k² / 8π² है। अगर यहाँ पर k की वैल्यू हम ले लें, k इक्वल टू हमारा क्या है 2πn/n। ये देखिए ये एनर्जी हमने निकलवाई थी जब हमने फोनान मोमेंटम पढ़ाया था। तो एनर्जी क्या होती है, p² / 2m के बराबर होती है।
और लैटिस के केस में P की वैल्यू हम क्या लेते हैं, P इक्वल टू कितना लेते हैं, एच के अपान 2 पाई, एच के अपान 2 पाई। हाँ, P इक्वल टू जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर होती है, और एम बी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो यहाँ से टोटल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m, और जब P की वैल्यू लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर, और यही काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। कोई भी आपस में इंटरेक्शन नहीं रखते हैं, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर एम, और के हमारा क्या है, 2 पाई एन अपान एल, और एल हमारी बाउंड्री हो जाती है प्लस पाई बाई ए, माइनस पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, इस तरीके से एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर +1 -1 +2 -2, इस तरीके से। तो अगर यहां पर हम k की वैल्यू लिख दें तो हमारा e इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर एच स्क्वायर, एच की वैल्यू लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर, यहां से कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर 4, और क्या आएगा m, ये तो आएगा, देखो कहां पे, कहां, इतना ही तो आएगा। अब यहां से देखिए, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, फिक्स है, एल अगर हम क्यूबिक लेंस की लेंथ फिक्स रखेंगे, और एम हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम स्क्वायर के हो जाएगा। तो यहां पर हमारे क्या मिलेंगे कि एनर्जी जो फ्री इलेक्ट्रॉन के होंगे वो क्यूबिक वेसल में उनके क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट लेवल्स हो जाएंगे। तो यहां हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनसाइड क्यूबिक वेसल इज क्वांटाइज्ड, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू 0 लिखेंगे, 0 हो जाएगी 1 के लिए स्क्वायर अपान 2m एल स्क्वायर हो जाएगी। इस तरीके से हमारे जो हमारे एनर्जी लेवल्स मिलते थे बॉक्स के अंदर, उस तरीके से ये हमारा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, और दो हमारे एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। यहां से देखिए, अगर यहां पे 0 की बात करें तो यहां पे 0 पे हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, n इक्वल टू 1 से ले लेते हैं, यहां से n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 1 में एनर्जी कितनी हो जाएगी, h स्क्वायर अपान 2m l स्क्वायर, n इक्वल टू 2 में हमारी कितनी हो जाएगी, 4h स्क्वायर अपान 2m l स्क्वायर। इस तरीके से एनर्जी क्या होगी, कंटीन्यूअसली बढ़ती जाएगी। या हम कह सकते हैं जब फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे, जब हम मेटल को किसी क्यूबिक वेसल में रखते हैं तो एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमें मिलते हैं, साथ साथ उनकी एनर्जी भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, और किन्हीं दो एनर्जी के बीच में हम एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो एनर्जी डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, यहां से डेल्टा ई, डेल्टा ई अगर निकाले हम E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 हमारा निकालेंगे तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, 3h स्क्वायर अपान 2m l स्क्वायर। तो ये एनर्जी डिफरेंस होगा, पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में ये क्या हो जाएगा, सक्सेसिवली बढ़ता जाएगा। तो 3 में करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 5h स्क्वायर आ जाएगा, 4 में निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सक्सेसिवली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एनर्जी लेवल्स में फील्ड होंगे। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे नेचर के हैं, इनकी स्पिन कितनी होती है, 1/2 होती है, इसलिए हम इनको क्या मानते हैं, फर्मियन मानते हैं। तो जो हमारा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं उसके हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे नेचर के, फर्मियन है, और फर्मियन के लिए हम कौन सी थ्योरी लगाते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में माना जाता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन एक सेल में नहीं हो सकते हैं, मींस हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी क्या होता है, फॉलो करता है। तो और
पाउली डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या जो हमारी प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर ये कभी भी सेम नहीं हो सकती। मान लीजिए अगर 3 हमारी क्वांटम नंबर सेम हो गई तो चौथा हमारा स्पिन क्या है, हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर हमारा पैरेलल स्पिन का है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल स्पिन का होगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा पाउली डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कंपलसरी फॉलो करेगा। साथ ही साथ अगर हम माने हमारे कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम v में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनमें से हमने मान लिया NF हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एनर्जी लेवल G में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। देखिए यहां से समझिए, हमने माना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, किसी वॉल्यूम क्यूबिक वेसल के वॉल्यूम V में डिस्ट्रीब्यूटेड है। n हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और V क्या है, क्यूबिक वेसल का वॉल्यूम है। अगर इसकी डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, n/v हो जाएगी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। अब उसके बाद हमने मान लिया कोई हमारी एनर्जी स्टेट्स है, मान लीजिए हमने क्या मान ली, G स्टेट्स है, तो G में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, Ne हो जाएंगे। और Ne की जो वैल्यू हम देंगे, ये हमारा फार्मूला हम लोगों को याद है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के, Ne इक्वल टू G एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा E, और यहां से क्या हो जाता है, +1। यही तो होता है फार्मूला। देखिए एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा E, यहाँ पर अल्फा और बीटा हमारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। अब अगर अल्फा की जो वैल्यू हम मानते हैं, अल्फा हमारा होता है केमिकल पोटेंशियल, जिसको हम लिखते हैं -EF/kT। यहाँ पे EF हमारी क्या है, फर्मी एनर्जी, वह एनर्जी जहां तक इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, जिसके बाहर क्या है, कंप्लीटली एम्प्टी है। तो दोनों के बीच में हमारा जो रीजन हो जाएगा वो फर्मी लेवल हो जाएगा। तो फर्मी लेवल की एनर्जी हमने कितनी मान ली, EF मान ली, या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इट इज द हाईएस्ट एनर्जी अप टू व्हिच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड। यह वो अधिकतम ऊर्जा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और इससे जैसे एनर्जी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन हमारे क्या माने जाते हैं, कंप्लीटली एम्प्टी माने जाते हैं। तो ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -EF/kT, और बीटा हमारा क्या होता है, 1/kT होता है। तो इसी क्वेश्चन के आधार पर हम इसी क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, Ne इक्वल टू GE, और यहां से हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल E - EF/kT प्लस, यहां तक सबको क्लियर है। अब ये Ne हमारा क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स है, और G हमारे क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है। अगर इन दोनों का रेशियो हम निकालें Ne/G, तो Ne/G को हम क्या लिख सकते हैं, 1/एक्सपोनेंशियल E - EF/kT प्लस, और Ne/G को हम क्या लिखते हैं, इसको फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Fe से डिनोट करते हैं। यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको हम क्या लिखेंगे, F। ये हमेशा एनर्जी का फंक्शन होगा, और इसको F को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो यहां से Fe इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/एक्सपोनेंशियल E - EF/kT प्लस, ये भी शॉर्ट आंसर में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि ये हमारा फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, साथ ही साथ यह बता रही है कि हमारे पर क्वांटम स्टेट में कितने नंबर ऑफ फर्मियंस होंगे। इट इक्वेशन आल्सो गिव्स नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, नंबर ऑफ फर्मियंस पर क्वांटम स्टेट। G हमारा क्या था, क्वांटम स्टेट्स था, तो यहां से हम इसको क्या बता सकते हैं, Fe को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ फर्मियंस पर
क्वांटम स्टेट। एक क्वांटम स्टेट में कितने फर्मियान रह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना। अब यहां से अगर हम माने Fe की वैल्यू 1 है, अगर हमने मान लिया Fe की वैल्यू 1 है, Fe 1 होने का मतलब Ne/G की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और Ne/G की वैल्यू 1 होने का मतलब है जितने हमारे फर्मियान्स थे वो सारे के सारे क्या है, स्टेट में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो Fe इक्वल टू 1 होने का मतलब है क्वांटम स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, क्वांटम स्टेट इज कंप्लीटली फिल्ड। Ne/G की वैल्यू 1 होने से क्या हो जाएगा, हमारी क्वांटम स्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। दूसरा अगर हम माने Fe इक्वल टू हमने 0 मान लिया, तो 0 होने से Ne इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी क्वांटम स्टेट में कोई भी फर्मियान नहीं रहेंगे, तो क्वांटम स्टेट ही हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगी। और तीसरा हमारा जो है, जो Fe इक्वल टू अगर हम मान ले 1/2, तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, आधा भरा हो सकता है और आधा खाली होगा। तो वो हमारी एक स्पेशल कंडीशन में आएगा, अभी आगे बताएंगे। तो Fe के मान हमारे कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। 0 पे क्वांटम स्टेट कंप्लीटली एम्प्टी होगी, 1 पे हमारी कंप्लीटली फिल्ड होगी, और एक केस बनता है 1/2 जिसमें क्या होगा, आधा फिल्ड होगा और आधी कंप्लीटली होगी, आधी फिल्ड होगी और आधी वैकेंट होगी। इतना क्लियर है सबको? अब देखो इसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, फर्मी एनर्जी लेवल्स। हम मेटल के केस में बात करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं फर्मी एनर्जी लेवल्स। फर्मी एनर्जी लेवल्स देखिए, ये हमारा फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अगर हम माने हमारा मेटल क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, मेटल इज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, T इक्वल टू 0। तो पहला केस हमारा बनेगा, इसमें पहला पार्ट है, अगर हम माने कि मेटल तो हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है, साथ ही साथ E की वैल्यू क्या है, लेस देन E हमारी क्या है, फर्मी एनर्जी के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम है। अब यहां से देखिए T हमारा 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन E माइनस F की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। उस कंडीशन में हमारी इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल E माइनस F अपॉन KT इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू E की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो E की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हमारी कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जब E की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब हो गया, अगर कोई मेटल हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है और साथ ही साथ उसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम है, उस समय वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी वो स्टेट। क्लियर है सबको? अगर मेटल हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है, साथ ही साथ हमारी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो फर्मी एनर्जी से कम है, उस समय हमारी स्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। क्लियर सबको? दूसरा हम बात करें सेकंड केस, बी सेक्शन की बात करें। अगर हम मान लें फर्मी एनर्जी से ज्यादा है, तो फर्मी मेटल हमारा एब्सोल्यूट जीरो पे ही रहा, लेकिन एनर्जी क्या हो गई इलेक्ट्रॉन की, फर्मी एनर्जी से ज्यादा हो गई। अब यहां से माइनस इनफाइनाइट के बजाय हमारा क्या मिल जाएगा, प्लस इनफाइनाइट मिल जाएगा, और उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देखिए 0 हो जाएगी। और 0 होने का मतलब क्या है कि अगर हमारा मेटल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है और साथ ही साथ फर्मी एनर्जी की वैल्यू फर्मी एनर्जी से ज्यादा है, उस कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी, स्टेट कंप्लीटली वैकेंट हो जाएगी। उस समय कोई भी हमारे फर्मियास फिल्ड नहीं होंगे। तो ये हमारा कहलाएगा सेकंड केस। ये इतना क्लियर हो गया? अब
अब इसका अगर डायग्राम अगर बनाए तो डायग्राम अगर यहाँ से बनाते हैं, डायग्राम में बाद में बनाते हैं। इसके बाद थर्ड केस की बात करेंगे। अब यहाँ से देखो E इज ग्रेटर देन EF तो हमारी कंप्लीटली वैकेंट थी, और E लेस देन EF तो कंप्लीटली फिल्ड थी। कहने का मतलब जब हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एक मैक्सिमम एनर्जी के बराबर हो जाएगी, उस समय इलेक्ट्रॉन उसके नीचे की अवस्था में कंप्लीटली फिल्ड होंगे और उसके ऊपर की अवस्था में कंप्लीटली वैकेंट होंगे। इस मैक्सिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी। मतलब ये एक रीजन हो जाएगा जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कंप्लीटली फिल्ड होंगे और जिसके ऊपर कंप्लीटली वैकेंट होंगे। देखिए यहाँ से ये अगर हम यहीं पे डायग्राम इसका बना दें तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये अगर हम Fe की बात करें, ये हमारा ये हमने लिया T इक्वल टू 0। अब ये हम एनर्जी को, अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहां पे देखिए E इक्वल टू E, ये हमारे क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, और इसके बाहर हमारे क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली वैकेंट हो जाएंगे। क्लियर है सबको? ये देखो E इक्वल टू EF के पहले हमारी स्टेट क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, और इसके बाहर की स्टेट क्या हो जाएगी? कंप्लीटली वैकेंट हो जाएगी। और ये हमारा मान Fe की कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब इसके बाद जो थर्ड केस है, यहां से फर्मी एनर्जी की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। वह मैक्सिमम एनर्जी जिसके बिलो हमारे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और जिसके एबव हमारे कंप्लीटली वैकेंट होते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। अब थर्ड केस की बात करते हैं, जब हमारा T इज ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ E की वैल्यू क्या हो जाए? अब यहां पे हमारा टेम्परेचर कोई भी हो, इफ E इक्वल टू EF, जब हम E इक्वल टू EF कर देंगे, T की वैल्यू हम कुछ भी माने, तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो Fe इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? Fe इक्वल टू 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? ये स्टेट हो जाएगी जब हमारा मेटल का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से अधिक है, लेकिन एनर्जी क्या है? फर्मी एनर्जी के इक्वल है। उस समय स्टेट क्या हो जाएगी? कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगी और कंप्लीटली वैकेंट भी नहीं होगी, बल्कि हम क्या कहेंगे? पार्शियली फिल्ड एंड पार्शियली वैकेंट। यहां से इसका डायग्राम अगर बनाएं, अब इस कंडीशन में जो डायग्राम हम बनाएंगे कैसे बनेगा? देखिए ये हमारी एनर्जी हो गई और ये हमारा Fe हो गया। अगर यहां पर हम फर्मी एनर्जी की बात करें, E इक्वल टू EF, तो यहां पे देखिए कंप्लीटली फिल्ड के बजाय इस तरीके से यहां पे पूरी लाइन नहीं जाएगी, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे, पार्शियली फिल्ड होंगे, और ये वैकेंट जो रहता था उसमें क्या हो जाएंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड थर्ड केस। T इज ग्रेटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? T की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो, 0 से ज्यादा हो, 0 केल्विन से, मींस एब्सोल्यूट 0 से अलग हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन हो जाएगा। किस तरीके से? यहां तक सबको क्लियर है? अब इसके बाद हमारा है कि हम फर्मी एनर्जी का जो डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टेट्स। एनर्जी स्टेट्स का मतलब कि जो हमारी फर्मी एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन क्या क्या होता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कल बताएं क्या?